नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इसलिए है क्योंकि आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेना है। लालच में नहीं आना है। और मार्केट में पैसा बनता है, बट बनाने के लिए जो सिनेरियो चाहिए, जो सेंटिमेंट्स चाहिए, जो डिवोशन चाहिए, उन सब चीज़ों को आपको अपने हिसाब से लेके आना पड़ेगा। मैं केवल अपनी जर्नी, अपनी गलतियों को, अपनी पॉजिटिविटी को आप लोगों के समक्ष में शेयर करता हूँ। आज की बात करूँगा तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बेसिकली अपडेट्स हैं मार्केट में, कि भाई जिस तरह की सिनेरियो हमारी कंट्री अभी नाउअडेज फेस कर रही है, मैं एज ए एयरफोर्स वेटरन हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि भाई किस तरह की सिचुएशन रही है। और जो ऑपरेशन चलाया है, कह सकते हैं कि अपनी आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, वो बहुत ज़रूरी भी था। क्योंकि देखो, रिटेलिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सिस्टम में जो दिक्कत है, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की आर्मी या जो वहाँ पे मिलिटेंट्स या जो भी चीज़ें हैं जो कि आपके अगर दूसरे के नुकसान के लिए हैं, वो तो डेफिनेटली उन पे जो है अंकुश लगाने की बात आएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, इसके पीछे के रीजंस आपको पता होगा, इसका नाम क्यों रखा गया इसका, कि जो एक अभी हम लोग मार्केट से रिलेटेड भी चीज़ों पे बात करेंगे कि भाई किस तरह से एक दूसरे के इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर रखने का नाम जो है, उसके पीछे के रीजंस आप लोगों को, जैसे सभी लोगों को पता होंगे, कि जिस तरह से जो वहाँ फैमिलीज़ घूमने गई थी पहलगाम में, वहाँ पे जो टारगेट किया गया हिंदूज़ को स्पेशली, कि एक तरह से मैसेज जाए गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया और पूरे कंट्री के लिए कि भाई हम लोग एक धर्म के तहत चीज़ों को एक्शन ले रहे हैं। हालांकि ऐसे एक्ट करने वाले लोगों का कोई मतलब कह सकते हैं मज़हब और उन सब चीज़ों पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक जनरल बात ये होती है कि वो इंसानियत के दुश्मन है प्रैक्टिकली। ये माना जा सकता है कि हाँ ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगहों पे या किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस्ड लोग हो सकते हैं, उस क्षेत्र से लोग ज़्यादा हों, तो उन पे अगर आप इन चीज़ों पे जाओगे। लेकिन ये मानसिकता, प्योर मानसिकता की बात होती है, क्योंकि हर तरह के लोग हर धर्म में बैठे हुए हैं। अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं, तो वो एक हो सकता है परसेंटेज वाइज चीज़ें ज़्यादा हों, वो अलग बात है। ऑपरेशन सिंदूर रखने के पीछे का रीज़न ये है कि भाई जिस तरह से जो वहाँ फैमिलीज़ गई थी, वहाँ पे लेडीज़ को जो छोड़ा गया और बाकी जेंट्स को मारा गया, एक तरह से उन्हें विधवा बनाया गया और चीज़ें हैं, तो वो एक तरह से वो रिटेलिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैसेज को रखा गया, कन्वे किया गया। दूसरी जो मैं चीज़ों को थोड़ा कवर करने की कोशिश करूँगा कि जो रिटेलिएशन का जो स्पेशली जो कह सकते हैं टारगेट पॉइंट्स था, जो रात के 2 बजे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो टारगेट किया, वो देख सकते हो कि 9 स्थान, जो 9 ये पॉइंट्स, रेड पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें जो कि मिलिटेंट्स फोकस्ड जो उनके कैंप्स थे, उन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादा टारगेट किया। साइट्स टारगेटेड इन ऑपरेशन सिंदूर, तो वो ये सब चीज़ें थी। जो लोकेशन वाइज वो देख सकते हो कि मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबेर और गुलपुर, ये सब चीज़ें बॉर्डर एरियाज़ के आसपास ही इन्होंने कल्टीवेट करके रखी हुई थी, सो दैट कि वक्त पड़े तो चीज़ों को बार बार आप लोगों को हैम्पर कर सकें। 24 स्ट्राइक की गई, जिसमें 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया, 70 लगभग किल्ड किए गए। ये डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग थोड़ी बहुत खबरें ऊपर नीचे मतलब हो सकती हैं, लेकिन इन जनरल जो चीज़ें ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रही हैं वो ये है। इंडियाज़ रिटेन्ड हेल फॉर द 25 मिनट तक जो शेलिंग की गई है, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ों को फोकस्ड टारगेट किया गया और वो इस एरियाज़ पे था। सेकेंडली जो 9 एरियाज़ वो रखे गए, वो देख सकते हो, मरकाज, सुबन आला, बावलपुर, जैश ए मोहम्मद का, लिट्टे का, जैश ए मोहम्मद का, हिजबुल मुजाहिदीन का, लिट्टे का, जेएम का, इन सब चीज़ों को टारगेट करके ये चीज़ें, कैंप्स ऐसे ही नहीं टारगेट कर लिए गए। इन सब जगहों पे आपको चीज़ें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और पुट थी चीज़ें, तब उस हिसाब से टारगेट की गई। सेकेंडली, अब जो रिटेलिएशन है, देखो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पीओके की बात आती है। भाई ठीक है, पाकिस्तान की जो अपनी हालात हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो देखो यार वो है ही हैं। हम तो सनम मरे हुए थे, हम आपको भी ले डूबेंगे वाली कहानी होती है। तो वॉर तो किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन है नहीं। और मार्केट देखो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, कह सकते हैं कि वॉर से, कि अगर चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो बैठता ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है, चाहे वो वॉर हो चाहे कुछ भी हो, उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। ठीक है,
तो इंडिया अब जब कहते हैं कि अगर चीज़ें एस्केलेट होंगी, उधर से रिटेलिएट होता है, इधर से और बढ़ाई जाएंगी, तो उसका हम दोनों तरफ से जो है कि चीज़ें अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ें सोची जाती हैं। इंडिया का एक जो फोकस्ड एरिया है, बोला ठीक है पीओके तो हमें लेने वाली बात है ही है, बट क्या है कि किस तरह से स्ट्रेटेजिकली हम इंच बाई इंच चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारे फ़ायदे में कहाँ पे हैं। अब जैसे ये जो बॉर्डर एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल जो दिखाई पड़ रही है, इसमें क्या था कि भाई ये पुंछ एरिया है, और यहाँ पे अगर हम लोगों को श्रीनगर इस एरिया में पड़ता है, सॉरी इसको इधर कर देते हैं, श्रीनगर अगर इस एरिया में पड़ता है, इधर कहीं पड़ता है, तो उसमें क्या है कि अगर हमें यहाँ पहुँचना है तो वाट वी हैव टू डू, हमें नीचे जाना पड़ता था उसके करके घूम के, मतलब ये पास जो एरिया है यहाँ पे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर इंडिया का जो इस एरिया में जो हैवी शेलिंग है, उसके पीछे के रीज़न ये है कि भाई इस एरिया को कैप्चर कर लिया जाए और यहाँ पे चीज़ों को कवर कर लिया जाए, सो दैट कि अवर डायरेक्टली इम्पैक्ट अपना डायरेक्टली लिंक यहाँ पे हो जाए। और चीज़ें इसी तरह से करनी चाहिए कि जब जैसे जो इसराइल ने किया हम फ़िलिस्तीन और हमास के साथ में वहाँ पे, कि वो हर बार हर लड़ाई में हर जगह पे कह सकते हैं अपनी कंट्री को बढ़ाते चले गए। रीज़न देखो कीमत तो दोनों तरफ से चुकानी पड़ती है, लेकिन जो गलत है वहाँ पे उसके साथ साथ उसको पेनल्टी भी लगनी चाहिए। तो वो पेनल्टी के रूप में अगर ये समझा जाए कि ये पेनल्टी लगे कि भाई ये ठीक है, ये एरिया कैप्चर करके इंडिया अपने में कैप्चर कर ले, सो दैट कि हमारे लिए भी फ़ायदा ये होगा कि हमें अपने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है कि वापस आके और ऐसे घूम के ना जाना पड़े। बेटर है कि हमारा यहाँ से यहाँ कवर हो। ये मतलब फर्स्ट रिएक्शन जो इंटरनल सोर्सेज से चीज़ें समझ में आनी, हो सकता है गलत भी इनपुट हो, लेकिन ये जो समझ में आनी, तो ये पुंछ एरिया से जो है श्रीनगर में अगर जाना है तो हमें वापस यहाँ से देख जम्मू जाना पड़ता था और फिर ऐसे जाना पड़ता, बिकॉज ये यहाँ पे माउंटेन रेंज है, तो दैट्स वाई वी आर नॉट। तो अभी ये सोचा जा रहा है कि भाई वाई नॉट वी शुड कवर द एरिया दिस लाइक दिस, सो दैट कि हमारा अगर पूंछ से हमें श्रीनगर जाना हो तो वी शुड एबल टू गो बाई दिस, कि ये जो एरिया पाकिस्तान के पास में है इस एरिया को हमें कैप्चर कर लेना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से कनेक्टिविटी करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो ये एरिया कट ऑफ हो जाएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फ्यूचर में देखा जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन होती है, वो सब बात की बात है। बात कर रहे थे हम लोग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट में सिचुएशन क्या रही है। मैंने आपको हमेशा बोला कि हर चीज़ का एक समय होता है, जब भी ये गिरावट का सीज़न आएगा। अभी जैसे देख सकते हो कि पिछले 6 से 8 महीने में मार्केट अपने टॉप से नीचे गिरा हुआ है। पोर्टफोलियो की बहुत से लोगों की धज्जियाँ उड़ गई हैं, बहुत से लोग निकल गए मार्केट से, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें मार्केट से तौबा कर ली। लेकिन बात वही है कि हिस्ट्री ने अपने आप को बार बार बताया। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया कि जो मेरे 2 चैनल्स थे, मतलब एक जो चैनल है जहाँ पे अभी मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बट वहाँ पे जो फोकसिंग फ्यूचर करके जो है वो, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली डिस्कस किया करेंगे चीज़ें। और एक जो नितिन द क्रिएटर जहाँ पे ये मैं चीज़ें डाल रहा हूँ, तो ये यहाँ पे है, तो इनको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, सो दैट वी शुड बी मोटिवेटेड टू गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट जो भी चीज़ें होती हैं। आज की बात करूँगा कि मार्केट में देख सकते हो, जब मार्केट खुला था, ओपन हुआ था, तो डेफिनेटली ये थिंग्स लाइक दिस, मैंने गिफ्ट निफ्टी देखा तो वो ½ % से प्लस में था, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो 0.6% के आसपास पॉजिटिव में था। सो दैट इज अ ग्रीन इंडिकेशन टू द इंडियन मार्केट कि भाई ये पॉजिटिव में खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए। मार्केट में जब ओपन हुआ तो मैं अपने पोर्टफोलियो से रिलेशन लेता हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो 94,000 नेगेटिव में स्टार्ट हुआ, जबकि कल लगभग 1,49,000 की गिरावट रही थी, जो कि कल के वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। आज अगर वो लगभग 94,000 गिरावट में हुआ, तो मैंने बोला भाई गिरावट है मार्केट में, और मेरे पास बाइंग के लिए जो 10-11 हज़ार रुपये पड़े हुए थे वो पड़े हुए हैं। बट आज कोई भी मेरा जीटीटी ट्रिगर नहीं हुआ, चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं मॉडिफाई कर देता हूँ एज़ पर द सिचुएशन चीज़ों को। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जीटीटी मेरे, ये देख सकते हो कि आप केपीआई ग्रीन का एक ये शायद ट्रिगर हुआ, बट शायद बाय नहीं हुआ, तो ये कैंसिल हो गया। लेकिन जीटीटीज मॉडिफाइड ही सही, लेकिन मेरे काफ़ी हद तक जीटीटीज देख सकते हो 104 जीटीटीज लगे हुए हैं। पोर्टफोलियो पे निगेटिव से स्टार्ट होकर धीरे धीरे लगभग आधे दिन तक बीच में, मतलब गिरावट रही, अप रहा, गिरावट थोड़ी कम हो गई, फिर कभी कुछ जब ऑफिस आवर्स में इन सब चीज़ों को नहीं देख पाते हैं तो ये सब चीज़ें रहीं प्रैक्टिकली। लेकिन शाम आते आते तक पोर्टफोलियो ने रिकवरी दिखाई और पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, जो कि रिकवरी में क्लोजिंग जो है 41, आप स्लाइड करके नीचे कर लेंगे तो फुल स्क्रीन दिख जाएगी, जिससे आपको आज के प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई पड़ेंगे, जो कि 41,371 के आपको दिख रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ में क्लोजिंग हुआ, और ये 40,27,000 पे करीबन क्लोजिंग देके गया। ठीक है, पोर्टफोलियो
तो मार्केट में आप अच्छी चीज़ों में, अच्छे चीज़ों के साथ में बने रहे। ये अप्स एंड डाउन्स मिलते रहेंगे। ये अप्स एंड डाउन्स मौका होते हैं आपके लिए धीरे धीरे करके एवरेज करने के लिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली बॉटम नहीं पता होता है। आपको ये नहीं पता है कि एस्केलेशन किस लेवल तक जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि सेंटीमेंट्स और रिजल्ट्स कब तक खराब रहेंगे। आपको ये नहीं पता कि 90 डेज़ की टैरिफ के बाद में सिचुएशन क्या होगी। और अगर हिस्ट्री में वापस चले जाएं तो आपको ये नहीं पता था कि इसराइल और रशिया का जब वॉर स्टार्ट हुआ था तब भी मार्केट गिरा था, तब क्या सिचुएशन होगी। आपको ये नहीं पता था कि जून में जब रिजल्ट्स इंडियन गवर्नमेंट के आ रहे थे उस समय जो गिरावट हुई थी पर्टिकुलर डे में, कि भाई इंडिया बहुमत में सरकार नहीं दिख रही थी, फिर लास्ट में जाके वो एक तरह से जोड़ के सरकार बनी, तो वहाँ पे आपने देखा मार्केट में गिरावट हुई। तो वो गिरावट मौका होती है आपको। अच्छा, मौका वो भुना कौन पाता है? जो मार्केट में लंबे समय तक बना रहता है। मैं कहता हूँ ना कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपने उतना समय दिया, एफर्ट्स दिया, लर्निंग में चीज़ें दे रखी हैं, तभी जब सिचुएशन आती है तो उस समय खरीद पाने की आप कह सकते हैं डिसीजंस को ले पाते हो विद इन फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर में, आपने देखा, आपने इजराइल और हमास में जो लड़ाई चली, ईरान के साथ में हिसाब किताब हुआ, वहाँ आपने देखा, आपने ट्रंप के जो सिचुएशन हुई थी वहाँ देखा, वहाँ इलेक्शंस हुए उनका देखा, इंडियन इलेक्शंस हुए वहाँ देखा, और अभी जो कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर की बात थी वहाँ देखा, इंडियन पाकिस्तान के क्लैशेस थे वहाँ देखा। तो आपको ये सब चीज़ें एवरी नाउ एंड देन लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें मिलती रहेंगी। इवन मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि वर्ल्ड वॉर के भी सिनेरियो को भी जितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उतना बड़ा चांस होगा, बट और वो चीज़ें भी कवर कर लेता है मार्केट, डाइल्यूट कर लेता है। मार्केट का हाजमा बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, कितने भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़े से बड़ी सिचुएशन हो, वो टाइम लेगी, ले सकती है लंबा टाइम। और वो लंबा समय, जैसे हमें ये खराब लगता है कि भाई सितंबर में ऑल टाइम हाई पे मार्केट था, वही रिटर्न्स, वही सिनेरियो, वही पोर्टफोलियो वापस आ जाए, तो बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, यार अच्छा खासा पैसा बन गया, मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि मेरे भी मैं भी अपने प्रॉफिट्स की बात करूँ तो 25 लाख प्लस के प्रॉफिट्स थे, तो वो जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। तो मैं भी यही सोचता हूँ यार 53 54 55 लाख रुपए बन गए तो वहीं निकल लेना चाहिए था। ठीक है, तो बस मेरी जर्नी फिर वहीं पर एंड है। बशर्ते आपको अप्स एंड डाउन्स के साथ में चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कि जैसे मैं आपको दिखाया हूँ, मैंने आपको बताया अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि 4 लाख के प्रॉफिट्स, फिर रशिया यूक्रेन टाइम में वो जीरो भी गए, उसके बाद फिर वापस आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। यूट्यूब चैनल जब चालू किया आज से 2 साल पहले, जो पुराना वाला चालू किया था, वहाँ पे 5 लाख के प्रॉफिट्स थे, उसके बाद में फिर ऊपर चलता चला गया, फिर मैंने एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया, वो 25 लाख तक के प्रॉफिट्स देके वहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ। नीचे अभी जो सितंबर के बाद गिरावट हुई तो 8.5 लाख तक के प्रॉफिट्स भी मैंने नीचे, मतलब जो बॉटम बनाया था वहाँ तक देखे, फिर ऊपर गया 13 लाख तक। अभी जो है सिचुएशन जो आप अभी देख रहे हो सिनेरियो, अगर मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ कि आज के प्रॉफिट से इसमें 41,000 के नहीं हुए, कल की इसमें 1.5 लाख रुपए माइनस होने के बाद में, तो आप देख सकते हो कि 6 7 8 8 9 9 9.5 और 35 लाख का वो 9.5, लगभग 10 लाख के आसपास का रिटर्न इसमें बना हुआ है। और 40,000 आज के मान लो तो लगभग, तो 10,40,000 के करीब के रिटर्न करीब आपको दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑन डेट। तो और ये अब जैसे मैं ये कहूँ कि आज से 2 साल पहले 5 लाख के प्रॉफिट्स थे और 2 साल तक इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रही है, मार्केट भी तो अपने ऊपर से नीचे है, तो हमें लंबे समय में टिकेंगे तो यही 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40 कब होता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बशर्ते आप अपनी कंपनीज के पे काम करते रहें लगातार चीज़ों के साथ में। आज मैं पोर्टफोलियो की बात करूंगा तो वीबीएम में देख सकते हो कि यहाँ 0.11% की करीबन की गिरावट है, जिसमें अभी डिविडेंड का सिनेरियो है। अपने पास इतने शेयर्स है, मैं नंबर ऑफ शेयर्स पे बढ़ाने की चीज़ें करता रहता हूँ। स्काई गोल्ड में देख सकते हो कि अभी मैंने बाय किया था परसों, मैंने इसमें 46 शेयर्स और एड ऑन किए थे, 988 के जो है कि शेयर्स हो गए हैं, और आज इसमें गिरावट पॉजिटिव ये सब चलता रहा। और देख सकते हो बाय नहीं कर पाया कुछ खास, मतलब इसमें जो है 2.93% की पॉजिटिविटी के साथ में क्लोज हुआ, और जो है 64,000 प्लस में इन्वेस्टिंग हो चुकी है। केन्स में पॉजिटिविटी है, देन E2E में 5% 5% अपर सर्किट है, 2.5 डी प्लास्टिक में 2.5% का सर्किट कह रहा हूँ, मतलब पॉजिटिविटी है। तो और वहीं गार्डन शिप बिल्डर्स में 2% प्लस की गिरावट है। तो ये अप एंड डाउन चलता रहेगा, बस आपको अच्छी कंपनी पकड़नी है, अच्छी कंपनी में सही वैल्यूएशन पे बाय करना चाहिए। वैल्यूएशंस आप हर बार देख नहीं सकते हो, मान के चलो कोई कंपनी डिसाइड कर ली तो फिर उसकी वैल्यूएशन के लिए इंतजार करता रहूँ, कब तक इंतजार करता रहूँ। तो उन सब चीज़ों पर भी आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट में, ये बहुत ब्यूटी का काम होता है। तो इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अगर मैं मान के चलो 24 घंटे में गार्डन शिप बिल्डर्स में 1 लाख रुपए लगाने का मतलब मैंने डिसाइड किया अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से, तो वहाँ पे अगर मैं जैसे मैंने पढ़ ली
फिर क्या होता है कि पेशेंस नहीं होता, मैं ईगरनेस रहेगी, भाई पैरामीटर्स बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया, सब चीज़ें सही हैं, टॉप से करेक्टेड भी है, बॉटम नहीं ना पता है मुझे, तो मैं अब 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जल्दबाजी करूँगा। और ऐसी जल्दबाजी भी मैंने आपको कर करके दिखाई है, पोर्टफोलियो पे मैंने कर करके दिखाई है कि अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी एग्जैक्टली बॉटम पे पैसा नहीं लगा पाया। और वेयरएज ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जहां पे मैंने बॉटम पे लगा भी लिया और विद इन नो टाइम पैसा भी बना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कर करके दिखाई हैं। तो ये इससे एक बात तो क्लियर होती है। तो अब मैंने कहा कि अगर बॉटम नहीं पकड़ पाए, पैसा लगाया, तो आगे एवरेज करने का भी कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसको मैं एवरेज करने के लिए मैं धीरे धीरे धीरे, अगर ये कंसोलिडेशन देगी, डिप देगी विदाउट एनी रीजंस, चीज़ें सब कुछ अगर सही हैं, तो मैं उसमें एवरेज करता जाऊंगा अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से। इसी बात पे एक जो क्वेश्चन याद आता है कि जो है पिछले 2 दिनों से अपने सब्सक्राइबर फ्रेंड पूछ रहे थे, तो वहाँ पे मैं ज़रूर उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि नितिन सर प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन इन टुडेज वीडियो, यू हैव अराउंड 37 lakhs इंक्लूडिंग 37 lakhs इंक्लूडिंग री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने प्रॉफिट्स बुक किया, आपको पता है कि वो इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं है मेरी, जो आपको मैं दिखाता हूँ। वाई यू डोंट प्रेफर इक्वल अमाउंट एलोकेशन इन ईच शेयर लाइक 1 lakh multiply by 37 stocks, 37 lakhs? How do you decide amount to invest in each share? Like for example 4 lakh in VBL, 1 lakh in Very Renewable, 2 lakh in Dynamic Cables, 4 lakh in Esconet, on what basis you decide the amount? अब देखो, इसका आंसर मैंने बीच बीच में अपने वीडियोस में पूरा दिया है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे इस बात पे है कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखिए। बहुत सारी रॉ चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन अपनी जिस्ट को मैंने हर तरह से दिया है। बस एक ही बात होती है कि हमारे पास समय बहुत कीमती है और समय हम दे नहीं पाते। लेकिन एक बात का मैं आपको बोलूँगा कि अगर किसी को फॉलो कर ले, एक होता है कैजुअल फॉलो करना, तो अलग बात है, लेकिन अगर आप डेडिकेटली फॉलो कर रहे हो तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स आपको सब दिखाई पड़ेंगे। मैंने अपनी हर चीज़ बताई हुई है। अब मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से बात करता हूँ। जैसे मान के चलो अभी मेरे 10 लाख प्लस के प्रॉफिट्स हैं, मार्केट गिरा हुआ है, पोर्टफोलियो पे इन्वेस्टमेंट आपको पता है लगभग 31 लाख के आसपास की है। अब मेरी, जैसे बोला गया पहले कंपनीज बहुत ज़्यादा थी तो लोग फोकस नहीं कर पाते थे, बोला कि फोकस करो, मैंने करा, भाई रिटर्न भी उसमें ज़्यादा बनता है, बोला ठीक। लेकिन छोटे मार्केट कैप की कंपनियां हैं तो बड़े अमाउंट के साथ में वहाँ रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, बोला ठीक। अब होता क्या है कि जैसे आपका पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट को कमाने लगता है, कमाते चला जाता है। मान के चलो मेरा पोर्टफोलियो जब ऑल टाइम हाई पे था कि 52, 53, 54, 55 लाख के आसपास का था, उस समय पे मेरे प्रॉफिट्स लगभग 25 लाख प्लस के थे। तो वो 25, मान के चलो मेरे प्रॉफिट 0 होते और मेरा पोर्टफोलियो 55 लाख होता, तो और वहाँ से मार्केट गिरा, आज मैं 15 लाख नीचे हूँ लगभग। तो वहाँ पे अगर वो मेरा खुद का पैसा लगा हुआ होता, मतलब मेरा खुद का अर्न किया हुआ पैसा लगा हुआ होता, तो मैं मार्केट में अभी उस कंफर्ट लेवल की सिचुएशन में या रिस्क एपेटाइट की सिचुएशन में नहीं बैठा होता जिस रिस्क एपेटाइट की सिचुएशन में एज ऑन डेट में हूं मैं। अच्छा किसको नहीं लगता कि भाई आफ्टर ऑल वो भी पैसा मेरा ही बन गया था जो मेरा डाउन हुआ, अगर 15 लाख की बात करूं तो। लेकिन ग्लोबली चीज़ें डाउन है, मार्केट वाइज डाउन है, तो उसमें कहीं कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। और एक्सपीरियंस आपको जो है कि जगह देता है कि किस शेयर में कितना, कहाँ, क्या, कैसे इन्वेस्ट करना है। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं अगर इन शेयर्स की बात कर रहा हूँ कि इसमें लगभग यार 50 से नीचे कंपनीज मान लो, ये जो आपको दिखाई पड़ रही हैं 58 में पूरा मेरा फोकस नहीं रहता है। मेरा जो अभी मैंने पहले से तो काफ़ी कुछ कम कर दी, और अभी जो नावाडेज रहता है लगभग 50 से कम रहता है। मेरा इस बात पे रहता है कि मैं ये मानता हूँ कि मुझे पर मंथ मेरी सेविंग्स हैं, एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली फिक्स है कि भाई मुझे इतना पैसा लगाना है जिसकी मुझे नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ मेरी रिक्वायरमेंट बड़ी आ भी जाती है तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, या मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एज पर द मार्केट सिचुएशन। ये भी आपने देखा है। अब इनमें किसमें मैं कितना लगा रहा हूँ, ऐसा कोई मैं फिक्स रूल नहीं करता हूँ। देखा होता ये है कि जैसे VBL है, ये लार्ज कैप बन गई तो ठीक है, अब ये गिर रही है, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, या कंसोलिडेशन कर रही है, मेरे पास इतने स्टेक्स हो गए हैं। अब ये कंपनी किस तरह के इसने रिजल्ट्स दिए, मेरी मॉनिटरिंग बहुत इसमें बनी रहती है, किस तरह के अपडेट्स दे रही है, क्या CAGR से आगे ग्रोथ कर रही है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या सेल्स ग्रोथ है, आगे क्या सिनेरियो बन रहा है, कितने उसके दूसरे पैरामीटर सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये 1639 शेयर्स हैं मेरे पास और ये कंपनी मान के चलो कंसोलिडेशन करती है और मेरे बाइंग लेवल्स पे अगर आती है, सपोज कैसे,
जैसे मैं यहाँ पे आया, और वो बाइंग लेवल्स भी चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स हो जाता हूँ, उसको मॉडिफाई भी करता हूँ। VBL में देख सकते हो, इसमें आज भी मेरे GTTs लगे हुए हैं, 400-450 पे लगा, 425, 421, 420। ये इन लेवल्स पे आना बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई ये मार्केट है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब कुछ हो तो उस समय पे आपकी पड़ी हुई कंपनी पे आपको भरोसा आना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना स्टेक है मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से, और मेरी पर मंथ की इन्वेस्टिंग इतनी है, और इस कंपनी में मेरा और इस सेक्टर में मेरा पैसा कम लगा। ये देखो यार, ये एक्सपीरियंसेस से आता है, ठीक है। तो अब जैसे अगला टारगेट, अब ये लार्ज कैप हो गई, लार्ज कैप हो गई, अगर इसमें मान के चलो अपना जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उस हिसाब से ये मुझे मान लो कि ड्यू टू एनी सेंटीमेंट्स ये मुझे करेक्ट वैल्यूएशन पे मिलने लगती है। सपोज अभी जैसे मैंने जो प्राइजेस आपको दिखाए GTT लगे हुए हैं, उन प्राइजेस पे भी ये आई होगी तभी GTTs लगे हैं, तो उन पे अगर ये आती है तो बोला सर जब पहले उस समय पे जब आई हुई थी तो उस समय पे आपने एग्रेसिवली इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लिया? भाई एग्रेसिवली इन्वेस्ट आपने इसलिए नहीं कर लिया क्योंकि आपको फ्यूचर का एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि भाई करेक्शन किस लेवल्स तक जाएगा, आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, आपका रिटर्न्स कितना है, आपका प्रोफाइल कितना अलाउ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पे चलता है। तो मेरी नज़र एक कंपनी पर नहीं होती है, मैं VBL में भी उन लेवल्स पे बाय करने के लिए तैयार हूँ, मैं स्काई गोल्ड में भी इन लेवल्स पे बाय करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं केन्स पे भी सोच सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमें चलता है भाई। मैं अगर मैंने इसके बॉटम नहीं पकड़ पाए डायनेमिक केबल्स के, तो 500 शेयर्स तक के लिए मैं इसमें सेफ फील करता हूँ। क्यों सेफ फील करता हूँ? क्योंकि देखो अगर नहीं भी बाय कर पाए 500 शेयर्स तो भी कोई बात नहीं, तो वो मैं बाय कब नहीं कर पाऊंगा कि अगर कंपनी ने मुझे मौका नहीं दिया। मौका सर कब नहीं देगी, सॉरी जब ये कंपनी, मुझे पता है कि इसके प्रोमोटर्स ने 590 के आसपास में 11 लाख के शेयर्स खरीदे थे और कंपनी के रिजल्ट्स भी सही थे, फ्यूचर ऑर्डर बुक वगैरह ये सब चीज़ें सही हैं, कंपनी के जो और पैरामीटर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि हाँ कंपनी की कोई फ्रॉड की सिचुएशन नहीं दिखाई पड़ रही है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, ये जर्नी रही इसकी, और मेरे पास इतने शेयर्स हैं जो कि मैंने बॉटम नहीं पकड़ पाया। अब इतने शेयर्स हैं और आने वाले मान के चलो ये 543 पे अभी है, ये 600 तक इसका रेजिस्टेंस दिखाता है, ये मान के चलो 600 और ये 500 इसी के बीच में ये अभी काफ़ी लंबे समय तक ट्रेड करता रहता है। तो मेरा कोई एक फिक्स नहीं है, मैं 5 अगर मेरा मान के चलो अगला महीना आ गया और ये इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है तो फिर 2-3-4 शेयर ऐड कर लूँगा। नीचे मिलेगी 530 के आसपास तो मालूम पड़ा मैंने 10 शेयर ऐड कर लिए, 20 कर लिए, और नीचे चलेगी 500 के आसपास तो मालूम पड़ा मैंने इसमें ज़्यादा फोकस हो गया, मैंने 20 शेयर्स ऐड ऑन कर लिए। ये जो मतलब मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात है, ये 2.5 लाख की बात है, या मेरे इसमें 4 लाख 5 लाख तक भी मैं इसमें लगा सकता हूँ। डिपेंड करता है कि अगर ये गिरावट है तो फिर मैं जाके कंपनी को पढ़ता हूँ, इसकी न्यूज़ को पढ़ता हूँ कि भैया क्यों है, उसको फिर डीपली एनालिसिस बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उस पर भरोसा करते हो। और रह गई बात एस्कोनेट की, तो एस्कोनेट में मैंने आपको बोला कि ये मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा है, यहाँ ये मेरी गलती है। मेरा पोर्टफोलियो अभी इतनी अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं 1600 शेयर्स में इसमें बाइंग करूँ, 4 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करूँ। इसमें पैसा डबल भी हुआ था, मैं चाहता तो प्रॉफिट बुक करता, बट वहाँ मैं बना लेता तो मैं कह सकता था कि 4.5 लाख रुपए बना लेता, तो वो 4.5 लाख रुपए यहाँ बना भी लेता, मालूम पड़ा वो मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस देता और वो जाके मैं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। आज ये शेयर गिरा हुआ है ना नीचे, मैं निगेटिव में हूँ ना 1.61 लाख, क्या कंपनी में कोई दिक्कत है? नहीं, कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये 4 लाख 5 लाख रुपए में बना भी लेता, उससे बढ़ के ये 10 लाख का एक्सपीरियंस मुझे मिला है। ये मुझे आगे आने वाले समय में स्टेप्स लेने के लिए प्रेरित करेगा कि आप किस तरह से बैठें, जो कि मैं अपनी गलती मानता हूं कि इसमें 4 लॉट मेरे पोर्टफोलियो पे नहीं होने चाहिए। अब अगर हैं तो ये भी नहीं है कि मैं लॉस बुक कर दूं, बिकॉज मेरा आगे की तरफ फ्यूचर देखने की बात रहती है। मेरा फोकस, जैसे कि अभी बात करी जाए, मैं डायनेमिक केबल्स में जब तक ये मेरे लेवल्स पर ट्रेड करती रहेगी मैं बाय करता रहूँगा। अब कहोगे सर आज तो ये 543 पे है, 2% ऊपर उठी है, ठीक है, तो आपने आज क्यों नहीं बाय कर लिया? भाई मुझे भी पूरा महीना निकालना है, मेरी सैलरी आएगी वहाँ तक, जब अगली इन्वेस्टमेंट की मेरे पास जो आपकी कह सकते हैं सेविंग्स आ गई, तब तक मुझे अपने चीज़ों को टॉलरेट करना है कि ये ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, कि RVNL ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, कि केसॉल्व ज़्यादा सस्ता मिल रहा है।
आज अगर इसमें बाइंग आई है 10% का सर्किट लगा, लेकिन कुछ बायर्स आए, यानी कि शेयर अपने, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्मार्ट मार्केट है उसको वैल्यूएशन दे देता कि भैया तुमने अगर रिजल्ट्स खराब दिए थे, कंपनी तुम खराब नहीं हो, फ्यूचर में तुम्हारा रिजल्ट अच्छे आने वाला, जैसा कौन कॉल है, तो लेकिन तुमको करेक्ट होना पड़ेगा। और करेक्शन के बाद में जैसे ही बायर्स आए, यानी दैट लेवल इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी अ गुड लेवल्स, ठीक है। लेकिन वहां पे भी एग्रेसिवली नहीं सोचते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई मेरे पास कितने शेयर्स हैं, मेरा पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट्स कितने बने हुए हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है, और मैं कहाँ, मेरे एवरेज प्राइस कितना है, और शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है, और मैं अभी मेरा अगले ईएमआई आने से पहले मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ। तब जाके धीरे धीरे ब्यूटीफाई करना पड़ता है और फिर लंबे समय में चीज़ें बनने लगती हैं। आज भी इसमें जो मैंने शेयर्स जो स्टार्टिंग में खरीदे होंगे वो आज भी ग्रीन में होंगे। इसमें आरवीएनएल के शेयर्स वो आज भी ग्रीन में होंगे, ठीक है। डायनेमिक केबल्स के जो शेयर्स मैंने पुराने लिए होंगे वो आज भी ग्रीन में होंगे। इन तरह से चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। मैं लॉट वाली कंपनीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ एवरेजिंग सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। तो और उससे भी सीख मिली है, तो वो अपनी एक जगह पे काम कर रही हैं। वीनस पाइप की बात करो, यहाँ लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। जहाँ पैसा ज़्यादा लग जाता है तब मैं वहाँ थोड़ा पॉज कर देता हूँ कि भाई देखो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग चुका है, और ये कंपनी मेरे लिए इस अमाउंट से ऊपर जाने के लिए एज पर द माई पोर्टफोलियो साइज एंड द रिस्क एपेटाइट एंड द सेक्टर वो मुझे अलाउ नहीं कर रही है। इसी वीनस पाइप में हो सकता है मैं अगर ये इन्हीं लेवल्स पे 1200 1150 के आसपास चलता रहता है और मान के चलो आने वाले 5 महीने तक भी चलता रहता है, और कंपनी में कोई इंटरनल फ्रॉड नहीं है, और मेरे पोर्टफोलियो में कोई दूसरी कंपनी मुझे मौका नहीं दे रही है, लेकिन ये मौका दे रही है, तो मैं हो सकता है 1220 पे भी एक शेयर ऐड करूं, लेकिन हो सकता है वो 3 महीने बाद हो, जब पोर्टफोलियो पे दूसरी कोई कंपनी मौका ना दे रही हो। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ता है। और ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि भाई कि मैं इसमें, हाँ, उसकी जो बैलेंस शीट है, उसकी जो स्टडी है, उसका जो पूरा सेक्टर है, उसकी जो मार्केट कैप है, जो उस कंपनी के साथ में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस बेसिस पे वो क्वालिफाई करती है कंपनी टू इन्वेस्टमेंट इन मतलब इंक्रीज करने के लिए। कि मान के चलो जैसे मतलब यथार्थ हॉस्पिटल की बात करूं, तो मैंने 50,000 तक के लिए पहले क्वालिफाई किया, फिर सोचा कि उसको उतने तक पहुंचाऊं, 1 लाख तक पहुंचाऊं, या समथिंग लाइक दैट। ऐसा मैं डिफरेंट कंपनीज में करता रहता हूं। वहीं पे अगर कोई कंपनी इंटरनल फ्रॉड हो जाए तो वहां से निकलना भी पड़ता है। वहीं पे देख सकते हो कि फोकस में क्यों नहीं मैं बाय कर रहा हूं, 42,000 पे ये आके पॉज क्यों कर दिया है। इसमें भी बाइंग मेरे लगे होंगे, लेकिन प्राइस डिफरेंट होगा, क्योंकि इस कंपनी को पढ़ना, इसका मार्केट कैप, इसकी चीज़ें, फ्यूचर कौन कॉल क्या कुछ है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, कौन कंपटीटर्स है, कितना है, वो मुझे कितना अलाउ कर रही है, क्या मैं इसमें 1 लाख तक पहुंचूं। अभी मेरा पोर्टफोलियो इसमें इस कंपनी में इन लेवल्स पे बाय करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन जीटीटी पक्का लगा होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं इसको सर्च आउट करूँ तो ये चीज़ें आप शायद समझ पाओ, अगर वीडियो को लगातार देखते रहें। सॉरी, ये हटा जाए, ठीक है। तो मैंने अभी खैर मार्केट में जो अभी सिचुएशन हुई, मार्केट में जो गिरावट की सिचुएशन हुई, उस समय मैं मॉडिफाई कर देता हूँ अपने जीटीटीज़ को। मैं फिर जब मार्केट पूरी तरह करेक्शन है, तो उस जगह पे जो ज़्यादा अच्छी कंपनी है पोर्टफोलियो में, जहाँ पे मैं अपने स्टेक को इंक्रीज करना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरा बिलीफ सिस्टम ज़्यादा बड़ा काम करता है। अब जैसे जो बिलीफ सिस्टम मेरा डायनेमिक केबल में होगा, उससे डिफरेंट इसमें होगा, उससे डिफरेंट इसमें होगा, तीनों में इक्वल मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं होगा फ्यूचर को लेके कंपनीज में। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, आरवीएनएल में भी कल एक शेयर की करी है, ठीक है। केसॉल्व में बिलीफ सिस्टम अलग होगा, लॉट वाली कंपनी की बात छोड़ दो। ज़ोडिएक में थोड़ा कॉशियस हूँ, अभी रुक गया हूँ थोड़ा, ठीक है। और मैंने आपको शायद बोला भी, कल के वीडियो में बोला था मैंने, मुझे एक पता, एक लाइन बोली है। तो जब डीपली चीज़ों को, मेरी हर बात को कहोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर तरह से सही हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो पे दिखा के, किस तरह से आपने पूछा कि कैसे आप सर डिसाइड करते हो, और वही देख सकते हो केपीआई ग्रीन में अभी भी एक शेयर ले लिया, ठीक है। ज़ोडिएक में भी एक ले लिया। अब जैसे केपीआई ग्रीन में इन्वेस्टमेंट ले लिया, 163 शेयर्स हो गए, कितने दिनों बाद मैंने ये शेयर बाय किया, ये मेरे लेवल्स पे आया, ये जीटीटी लगा होगा तभी तो बाय हुआ कल, ठीक है। और ये कोई थोड़े बहुत दिनों में नहीं हुआ होगा, ये जीटीटी बहुत पुराना होगा, हो सकता है छोटा मोटा मॉडिफाई कर दिया होगा। तो आप देख सकते हो कि जनवरी 2025 में, मार्केट तो सितंबर से गिर रहा है, जनवरी 2025 में एक शेयर बाय किया था 321 के प्राइस पे, और जनवरी से निकल गया, मतलब फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, और अभी मई चल रहा है, 3 से 4। क्या इतना, अगर मैं मान के चलूँ, मैं आपसे कहूँ कि नहीं केपीआई ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करनी है,
तो ये 4 महीने या 3 महीने तक का आप होल्ड कर पाओगे अपना पैसा? नहीं। वहीं पे अगर पोर्टफोलियो में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो आपका जीटीटी लगाया, बोला यार अगर मेरे लेवल्स पे आएगी तो बाय करूंगा, अगर नहीं आई ऊपर गई तो फिर ऊपर जाके फिर मौका देगी, जब वो दोबारा मौका देगी तब फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये किन लेवल्स पे ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और सेक्टर वाइज ये मेरे को ज़्यादा बेटर पोजीशन पे दिखाई पड़ रही है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मई में फिर मैंने बाय कर लिया। अब जर्नी अगर देखनी चाहो तो भाई मतलब बहुत लंबे समय पे चलता है। आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2022 से इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी पे जो इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, धीरे 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 चीज़ें चलती हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेड जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये प्राइस 0 दिखा रहा है, तो बोनस की वजह से ये ग्रीन। तो मतलब ये अगर प्राइस को इसमें से माइनस कर दिया जाए तो मैं अभी भी पुराने शेयर्स में ग्रीन में हूँ। लेकिन कंपनी पे जब आप और स्टडी करते हो, अगर रिजल्ट्स को देखते हो, स्प्लिट बोनस ये सब चलते हुए, और देख सकते हो यहाँ पे ये फिर ये ग्रीन में है 0 प्राइस के हिसाब से, तो वो उनको इक्वलाइज करोगे तो पुराने वाले शेयर्स ऑलमोस्ट मुझे लगता है ग्रीन में ही दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और फिर कंपनी पे बिलीफ सिस्टम भी काम करता है कि भैया कितना का, अब यहाँ देख सकते हो बोनस के 53 शेयर्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना पैसा, अब ये पैसा इन जो रेड दिखा रहे हैं इनमें इक्वली डिवाइड करोगे तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट में या ग्रीन में दिखाई पड़ जाएंगे। तो इस तरह से मतलब चीज़ें काम करती हैं। और आज भी देख सकते हो कि कंपनी पे भूला नहीं हूँ, नज़र बनी हुई है। हाँ, लेकिन बिलीफ सिस्टम हर कंपनी पे अपना एक अलग होता है। वॉरी की बात करो, जैसे यहाँ पे 1 लाख तक पहुँचाया, जर्नी देखोगे आज मैं इसमें 14,000 रुपये लॉस में हूँ। कंपनी पे मुझे कितना लंबा समय हो चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए, 13% नेगेटिव में हूँ और 800 रुपये पे आज भी इसमें एक शेयर ऐड करना के लिए रेडी हूँ। लेकिन वहीं पे जब ये 800 से गिर के 750 पे आया था तब एग्रेसिवली इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लिया सर आपने? क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आपका प्रोफाइल कितना अलाउ कर रहा है, वो सब चीज़ें भी एक्सपीरियंसेस बेसिस पे चेकआउट की जाती है। और अगर आज भी मैं इस शेयर को अपने स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिखा दूं, और हो सकता है आने वाले 1 डेढ़ 2 2 3 3 सालों तक भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू बनी रहे, बशर्ते कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हो कि अगस्त 2023 में मेरे पास ये 245 का शेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। स्प्लिट भी मिल गया, आगे मिल गया, और अभी भी मैं देख सकते हो कि अब छोटा सा मैं रेड में आपको दिखाई पड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बाद में एवरेज किया, और एवरेज भी एक साथ नहीं, वही एक एक शेयर करके धीरे धीरे एक 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 दो दो एक एक दो दो 10 शेयर इकट्ठे ले लिए। तो फिर उसको भाई अगर मैंने बॉटम बिना पकड़े ज़्यादा पैसा लगाया तो फिर मुझे उतना ही पेशेंस दिखाना पड़ेगा एवरेजिंग के लिए, धीरे 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 करके तभी जीत पाओगे। नहीं तो अच्छी कंपनी तो ये भी है, लेकिन ट्रैप्ड हुए ना बहुत सारे लोग। तो मार्केट है ये भाई, तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करो कि भाई आप पेशेंस के साथ में टिके कैसे रहो मार्केट में। वो आप टिके तब रह सकते हो जब आप जैसे बोला जाता ना, जैसे मान के चलो आप कोई अपना मन पसंदीदा काम करिए और आपको मैं कह दूं कि केवल वही करना है, दूसरा कोई काम ही नहीं करना, तो कितना भी आपका पसंद वाला काम हो आप उससे बोर पक्का होंगे, तो सर पेशेंस टूट जाएगा। तो इसीलिए पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए, ऐसे डाइवर्सिफाई करिए कि सो दैट कि आपके पास जब आपके फंड्स आए, आपके पास एग्जैक्टली बॉटम तो नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से कोई ना कोई कंपनी महीने में आपको मौका देती रहे कि हाँ भाई मैं अपने पैसे को लगा पाने में जगह पे देख पा रहा हूँ। अगर मेरे को वॉरी यहाँ पे पैसा बना के नहीं दे रहा है इतने सालों से, मतलब जो पुराने शेयर्स तो बना के दे रहे हैं, लेकिन बाद में जो तुमने बाइंग की है एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाया, तो वो वजह से जो कलेक्टिव पैसा लगा है वहाँ पे अभी 13% नेगेटिव में हो, लेकिन पुराना पैसा तो अभी भी ग्रीन में है। आगे की एवरेजिंग की है, तो जब आगे की एवरेजिंग की है, अब मैं 800 से 900 में, मैं कह रहा 800 में फिर बाय करने के लिए रेडी हूँ। वहीं पे जब 800 750 से वापस 800 में आया तब बाय करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं जब ये 1000 जाके रिजल्ट अच्छे देके वापस 900 पे गिर के अब वापस अगर 800 पे आता है तो अगेन मैं खरीदूंगा। आप उस हिसाब से चलिए कंपनी कितना क्वालिफाई कर रही है आपको बढ़ाने के लिए। शायद आप मेरे एग्जांपल्स को समझ पाए होंगे, और आगे भी मैं वीडियोस में अपनी इस स्ट्रैटेजी को, चीज़ों को बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और देख सकते हो कि कितने वॉरी के मेरे जीटीटीज लगे। कैन यू इमेजिन कि देख सकते हो कि ये 750 पे लगा है, 700 पे लगा है, 800 पे लगा है, 800 पे देखो ये 2 लग गए हैं। ठीक है, 3 लगे हुए हैं। कैन यू इमेजिन अगर ये 800 रुपये पे आया तो 3 शेयर्स मेरे एक्यूमुलेट होंगे अगर फंड्स होंगे तो ये सब चीज़ें होती हैं। और नहीं आया सर तो भैया 1 लाख रुपए भी बहुत है, ऊपर जाएगा तो मेरा पैसा बनेगा। यही होता है।
कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है, चीज़ें रखनी पड़ती हैं। आज इतनी गिरावट के बाद भी मेरी कंपनीज कुछ कुछ ग्रीन में दिखाई पड़ रही हैं। टोटल रिटर्न बना हुआ है ना 10.5 लाख के करीब का। तो ऐसे करके करना है। आज मुझे मौका डायनेमिक केबल दे रही है, मुझे RVNL दे रही है, मुझे केसॉल्स मौका दे रही है, मुझे वीनस पाइप मौका दे रही है, ठीक है, ज़ोडिएक मौका दे रही है, फोकस में भी मतलब है मौका, लेकिन KPI ग्रीन मौका दे रही, सैनको, वॉरी, ठीक है, ये तो लॉट वाली टीना रबर है। अभी टीना रबर को मैं डीप स्टडी करूंगा, तब इसमें दोबारा सोचूंगा कि भाई इसमें स्टेक कम लगा हुआ है। तो बार बार मैं जाता हूँ कंपनीज पे, लेंसर पे मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं है, बस ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सब भी ये होता है, वो कंपनी ना होना बराबर है। रत्नावीर में अभी उतना पॉजिटिव नहीं सोच दिखाई पड़ता है मुझे, इसलिए पॉज कर दिया। खराब भी नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए पॉज है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब दोबारा स्टडी उस पर आएगी तब उस हिसाब से हम सोचेंगे। मुफिन की बात करो, बिग ब्लॉक है, जैगल है, जैगल में 1 लाख पहुंचाना था, तो यहाँ 1 लाख बताइए, यहाँ 1.5 लाख रुपए तक भी पहुंचाने में मैं मतलब इसमें हिचक नहीं है मुझे, बशर्ते अभी रिजल्ट्स जो आएंगे कौन कॉल क्या आएगा उस हिसाब से। तो बोला कि सर अगर अच्छे आएंगे तो शेयर भाग जाएगा, फिर आपको कहाँ मौका मिलेगा, मौका दोबारा फिर देगा। जब वो बात पुरानी हो जाएगी, चीज़ें भूल जाएंगे लोग जैगल की और सब कुछ है, तब जैगल दोबारा मौका दे रहा होगा, तो वहाँ पे फिर री इन्वेस्टिंग होगा। तो ऐसे करके मार्केट में बढ़ना पड़ता है। सिग्मा आज का है, सिग्मा बहुत समय पुराने का, 26% नेगेटिव में हूँ। तो लेकिन जितना बिलीफ सिस्टम दूसरी कंपनीज में जो, और हर एक का एक बिलीफ सिस्टम आपके स्टडी के हिसाब से होता है। यहाँ देख सकते हो 2023 का शेयर है मेरे पास, ठीक है, लेकिन अभी उतना फोकस नहीं है इस कंपनी पे मेरा, तो मैं नहीं एवरेज कर रहा हूँ, ठीक है। पैसा लगा हुआ है, देख सकते हो, फिर भी मेरा 2025 में भी देख सकते हो कि मेरा एवरेज जब नहीं है फोकस, तब भी 2 शेयर, 1 शेयर और 1 शेयर करके मैंने डिप में जो है बाय कर ही लिया है। देख सकते हो मार्च में तक में मैंने इसमें बाय करा है। तो ऐसे करके चलना पड़ता है लंबे समय के लिए। मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ कर दिया है। टारेल की बात करो, ये भी रिसेंटली कंपनी मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी है। अगर ये कहाँ गई टारेल, ठीक है, यथार्थ हॉस्पिटल में फ्लैट में हूँ, लेकिन पुराने शेयर्स ग्रीन में हैं मेरे। तो ये चीज़ें होती हैं ब्रदर। यहाँ पे कहाँ गया टारेल, ये रहा, ठीक है। आज 1.67% पॉजिटिविटी है। ये तो मैंने अभी बाय करी ना कंपनी, और देख सकते हो, नहीं ये रहा 67,000 का इन्वेस्टमेंट है, 521 का एवरेज प्राइस है, 494 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मेरे को पता होता 494 पे आएगा, लगभग आइडिया था मुझे कि आएगा नीचे ये, लेकिन शायद नहीं आया। लेकिन जब कंपनी को स्टडी कर लिया तो 50% अमाउंट के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली। आगे का पैसा जो है कि धीरे धीरे लगता रहेगा। अगर कंपनी इन्हीं लेवल्स और इन्हीं लेवल के आसपास 10 to 20% के ऊपर नीचे ट्रेड करेगी और अगले फंड्स आते रहेंगे तो लगता रहेगा, और दैट विल गिव यू मतलब इन लॉन्ग टर्म बढ़िया रिटर्न बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये तो पोर्टफोलियो वाइज मैंने बात कर ली। बाकी वहाँ से भी मैंने बात कर ली। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियोस को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। और गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है देख सकते हो कि मैंने जस्ट चेकआउट किया था, और देख सकते हो ये अब रेड में दिखा रही है। अब देखते हैं मॉर्निंग में ये क्या किस तरह की सिचुएशन है। हल्का सा ही रेड दिखा रही है, तो ये सब सिचुएशन है। बाकी FIs और DIs की डाटा की बात करोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो मतलब सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल कैप में भी पॉजिटिविटी रही, बैंक, IT वगैरह सभी में रही। NSE शेयर्स भी 1570 ग्रीन में है, बाकी के रेड में। और देख सकते हो कि इनको तो इंडिया पाकिस्तान का कुछ लगा ही नहीं, कि आज तो FI ने भी बाइंग की और DIs ने भी बाइंग करी, कि जब वो नीचे गया बाय कर लिया। डरता कौन है? क्योंकि ये कौन है? ये फंड मैनेजर्स हैं। ये कौन है? ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। इन्हें डर कम लगा इन कंपेयर टू हम रिटेल इन्वेस्टर्स के। क्यों? क्योंकि इनकी स्टडी और इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। यही चीज़ें होती हैं, मार्केट में समय बिताना पड़ता है और धीरे धीरे करके अप्रिशिएट करना पड़ता है। और जितना बोरिंग आपको लगेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा निकालेंगे, और जितना जल्दी मचाएंगे, जितना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा लॉस में मतलब या समय लगने वाला है, प्रॉफिट्स नहीं बन पाने की स्थिति आएंगी। लगेगा ये कि मैं जल्दी से पैसा बना लेता हूं, और बाकी तो मार्केट पूरा बेवकूफ़ है। 1 आध 2 जगह पे सही चले जाएंगे आप, लेकिन आगे मार्केट आपको फंसा देगा। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, लॉट वाली कंपनी का भी मैंने दिखाया, कि जैसे बहुत से लोगों ने बोला एस्कोनेट में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक्सपीरियंस मिला ना, मैंने नॉट ओनली द एस्कोनेट, भाई ई फैक्टर में भी मैंने 2 लाख के प्रॉफिट बुक करके दोबारा से इधर रीइन्वेस्ट करिए, तो उतना ही वो नीचे डाउन है। अगर मैं ई फैक्टर को फ्लैट में ही बेचता तो वो 2 लाख रुपए एडजस्ट हो चुके थे एस्कोनेट में। तो ऐसे सोच के चला जाता है, लेकिन हमें
एक्सपीरियंसेस के हिसाब से चलना चाहिए। बोला कि ठीक है, मैं 4 लॉट के साथ में मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। जब फुल टाइम पे पहुंचा था तो आई शुड बुक एटलीस्ट 50% ऑफ प्रॉफिट्स, लेकिन वो हर जगह हर कंपनी में अवेलेबल नहीं होता है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। रिक्वेस्ट आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट चैनल को सपोर्ट मिले और मैं अपना ये डेडिकेटेडली जो चीज़ें होल हार्ट के साथ में आप लोगों के साथ में जो दे रहा हूँ तो वो मेरी कंटिन्यू बनी रहे, क्योंकि मैं भी डिमोरलाइज हो जाता हूँ कभी कभार। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद जय भारत, बाय।